नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश प्रधान। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं कर्नाटक चुनाव में किए जा रहे वादों की, या आप ये कह लिए चुनावी वादे। भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करती रहती है, कर्नाटक चुनाव के चुनावी घोषणा पत्र में उसने वही सब वादे किए हैं जो अन्य विपक्षी दल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अन्य राजनीतिक दलों को इस बात के लिए टारगेट करते रहते हैं कि वो फ्री बीज की घोषणा करके, यानी कि मुफ्त की रेवड़ी को बांटकर न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करते हैं, वह देश के जनता है उन्हें भी वो अपने ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनावी घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने कल जारी किया, उस बात को देखकर ऐसा लगता है कि संभवतः उसे कर्नाटक में अपनी कमजोरी का भान हो गया और उन्होंने ये तय किया है कि भले ही कहने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन जब वास्तविक स्तर पर उतरेंगे तो चुनावी घोषणा पत्र में ये ज़रूरी हो जाता है कि आम जनता को भी कुछ मिलना चाहिए, जिससे कि उन्होंने प्रज्ञा वचनम करके कल जारी किया और कर्नाटक की जनता को, खासकर बीपीएल जनता को, उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से लुभाने की कोशिश की। निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल चुनावी बिसात पर या ये आप चुनाव जीतने के लिए हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह की आलोचना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अन्य विपक्षी दलों को लेकर, खासकर प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो उसको लेकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग सा लाएगी। लेकिन जिस प्रकार अन्य ब्लॉकों में मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भले ही विकास और अन्य योजनाओं की बात करती है, लेकिन जब वो चुनावी हार जीत के मोड में होती है तो उसके सामने सिर्फ सत्ता प्रमुख होता है कि किसी प्रकार इन प्रकार सत्ता को हथियाया जाए, और जिसके लिए अगर करना पड़े तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी। तो उसी प्रकार कर्नाटक के इस चुनावी घोषणा पत्र में भी समान नागरिक संहिता बनाने और एनआरसी लागू करने की बात भी कही गई। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो वादा, निश्चित तौर पर ये सांप्रदायिक शक्तियों को लुभाने वाला है, और ये इससे निश्चित तौर पर सामाजिक ध्रुवीकरण होने के पूरे आसार। जिस तरह से अमित शाह ने कल एक रोड शो के दौरान एक जनसभा में उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस आई तो मुस्लिमों का आरक्षण फिर से लागू कर दिया जाए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अब भान हो गया कि बिना हिंदू मुस्लिम की उसकी दाल कर्नाटक में गलने वाली नहीं। यहाँ वो भ्रष्टाचार की बात उतने दमदारी से नहीं कर पा रही कि जितनी दमदारी से वो विपक्ष को टारगेट करते हैं या अन्य प्रदेशों में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाते हैं, और न परिवारवाद पर ही केंद्र सरकार की धार इतनी मजबूत कर्नाटक में दिखाई देती, क्योंकि
यहाँ परिवारवादी ही किसी भी दल में हों, वो अधिकांश परिवारवादी व्यवस्था के ही अंग हैं। और भ्रष्टाचार को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 40% कमीशन को लेकर जिस प्रकार की बातें की गई, कई ठेकेदारों ने पीएमओ तक शिकायत की। एक भाजपा के ही कार्यकर्ता ठेकेदार संतोष पटेल ने तो आत्महत्या भी कर ली थी इसी 40% बात को लेकर, क्योंकि विभाग उनका पेमेंट नहीं कर रहा था, जिसके कि नेता लोक निर्माण मंत्री ईश्वरप्पा थे, और बाद में उन ईश्वरप्पा ने अपना पद भी छोड़ा। तो भ्रष्टाचार में भी यहाँ परिवारवाद भी नहीं हो रहा है, तो लास्ट उनके पास बचता है हिंदू मुस्लिम का बात। और यदि हिंदू मुस्लिम को लेकर उन्होंने आखिरी दांव चल दिया है। निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री कम से कम वहाँ 7 मई तक के उनके अभी कार्यक्रम हैं, हो सकता है उसके बाद भी वो कर्नाटक में ही रहें, क्योंकि 10 को वहाँ चुनाव होना है। और कर्नाटक की स्थिति अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सुकूनवादी नहीं कही जाती, क्योंकि जिस प्रकार से उनका चुनाव फंसा पड़ा है। कई विधायक, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री तक दल को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि कर्नाटक में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं। आज कांग्रेस भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। कल जनता दल एस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जैसा कि हर बार होता है कि उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में सभी वर्गों के साथ साथ किसानों को भी अपनी मुख्य फोकस में रखा है, क्योंकि उनकी पार्टी किसानों की बात करती है और किसानों की पार्टी ही मानी जाती है। कर्नाटक में क्या होगा ये तो 13 मई को चुनावी नतीजा देखने के बाद ही तय होगा, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि कर्नाटक में 3 पार्टियों के मध्य भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल एस के मध्य परंपरागत टक्कर देखने को अभी तक मिल रही है। जनता के मन में क्या है, जनता किसी दल को स्पष्ट बहुमत देती है या जनता फिर उसी तरह के परिणाम देगी, इसके लिए हम सभी को 13 मई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का एजेंडा भी सेट कर दिया है। जिस प्रकार उन्होंने अन्य योजनाओं के साथ साथ समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू करने की बात कही, तो उससे इस प्रकार ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का भी एजेंडा सेट कर दिया है, और वो उन्हीं मुद्दों के आधार पर संभवतः लोकसभा के चुनावी मैदान में जाएगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। चुनावी योजनाओं के साथ साथ ऐसा लगता है कि अभी कर्नाटक के चुनाव में जुबानें और फिसलेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से कड़े चुनाव में कटता आती जा रही है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि कर्नाटक का चुनाव
न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, बल्कि कांग्रेस के लिए भी ये नाक का प्रश्न बन गया है। और जनता दल एस की तो पूरी योजना कर्नाटक पर ही टिकी है। अगर कर्नाटक में उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो लिहाजा ये पार्टी खत्म भी हो सकती है। क्या होगा इसके लिए हम सब लोगों को 13 मई का इंतज़ार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।